सुप्रभात बच्चों। बीए सेकेंड ईयर क्लास। हम आधुनिक कथाकार, आधुनिक लेखिका मैत्री पुष्पा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में हमने मैत्री पुष्पा के वैवाहिक जीवन तक अध्ययन कर लिया था और आज हम उसके जीवन के आगे के बारे में जानते हैं। कथाकार मैत्री पुष्पा जी की 3 पुत्रियां थीं। उनकी गोद 3 पुत्रियों से अलंकृत हुई। बड़ी बेटी का नाम नम्रता, मझली बेटी मोहिता तथा सबसे छोटी बेटी का नाम सुजाता रखा। मैत्री जी की तीनों बेटियां अपने पिता की तरह ही डॉक्टर हैं। जैसे पेशे से उनके पति डॉक्टर हैं, वैसी ही उनकी तीनों बेटियां भी डॉक्टर हैं। वैवाहिक जीवन मैत्री पुष्पा जी ने 27 मार्च 2008 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में विज्ञान भूषण को दिए हुए साक्षात्कार में कहा, मैंने अपने पात्रों और चरित्रों की तरह खुद को भी नहीं छोड़ा। कहने का आशय क्या है कि जिस प्रकार मैंने अपनी रचनाओं के पात्रों और चरित्रों का वर्णन किया है, वैसे मैंने खुद के जीवन के बारे में भी बताया है। उन्होंने 2 आत्मकथाएं भी लिखी हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और दूसरी है गुड़िया भीतर गुड़िया। तो मैत्री पुष्पा कहती है कि मैंने अपने जन्म से पहले से लेकर और अब तक जो मेरी जीवन यात्रा रही है, उसके बारे में मैंने जो अपनी आत्मकथाओं में वर्णन किया है, तो वह कहती कि मैंने जैसे अपने पात्रों का खुलकर चित्रण किया है, उनकी मानसिक भावनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, वैसे ही मैंने अपने बारे में भी कुछ नहीं छिपाया। सच तो यह है कि साहित्य में ईमानदारी बरतने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा दिया। यानी मैंने अपनी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं का वर्णन भी किया है। शादी के बाद दिल्ली जैसे शहर में रहना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैत्रेयी जी गांव में उनका बचपन बीता था, क्योंकि मैत्रेयी का अधिकांश जीवन गांव में ही बीता था। दिल्ली जैसे महानगर में अन्य पुरुषों के साथ बातचीत करना आम बात है, क्योंकि भौतिकतावादी युग, शहरी वातावरण में पले बड़े लोग, जो आपस में बातें करना, गले मिलना आदि आम बातें होती हैं, तो वैसे ही अन्य पुरुषों के साथ बातचीत करना आम बात है। मैत्री पुष्पा का डॉक्टर सिद्धार्थ से बातचीत करना और लोगों को बातें बनाने से मैत्रेयी के पति डॉक्टर शर्मा को अपमान महसूस होता था, क्योंकि मैत्रेयी जी अक्सर डॉक्टर सिद्धार्थ से मिलती थी, उनसे बातचीत करती रहती थी, तो लोगों ने उनके चरित्र पर शक किया, उन पर उंगली उठाना आरंभ किया, जिसके कारण डॉक्टर शर्मा को, यानी उनके पतिदेव डॉक्टर रमेश चंद शर्मा को अपमान महसूस होता था। डॉक्टर शर्मा पत्नी मैत्रेयी से शिकायत करते हुए कहते हैं, सुनो, लोग शिकायत कर रहे हैं, कह रही हैं मिसेज शर्मा को डॉक्टर शर्मा नहीं भा रही है। यानी आजकल मिसेज शर्मा डॉक्टर शर्मा की बजाय डॉक्टर सिद्धार्थ जी से ज़्यादा सानिध्य रखती है और मिसेज शर्मा को डॉक्टर सिद्धार्थ डुगडुगी की तरह नचा रहे हैं। कहने का आशय क्या है कि आजकल मैत्रेयी पुष्पा डॉक्टर शर्मा के साथ बातचीत न करके डॉक्टर सिद्धार्थ के सानिध्य में ज़्यादा रहती हैं, उनसे मिलती जुलती रहती है, अक्सर देखा गया है, और जो डॉक्टर सिद्धार्थ कहते हैं वो वैसा ही कर रही है। डॉक्टर शर्मा की इन बातों से मैत्रेयी को उनका पुरुष भाव स्पष्ट नजर आता है। यानी इन बातों से पता चलता है कि जो पुरुष प्रधान समाज है, वो आज भी ऐसे ही हमारे समाज के डरे पर चल रहा है। पार्टी में डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ नाचने पर डॉक्टर शर्मा मैत्रेयी पर अपने मनोभाव जताते हुए कहते हैं, उनको डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ मैत्रेयी पुष्पा का नाचना गाना अच्छा नहीं लगता, तो वे उनको डांटते हुए कहते हैं, ध्यान रखना, मैं इतना अंग्रेज भी नहीं हूँ कि अपनी बीवी को पराए मर्दों के शौक। यानी तुम पार्टी में जो डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ खुलकर डांस कर रही हो, भाग ले रही हो, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं अंग्रेज नहीं हूँ जिसको अपनी मान सम्मान या इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी को पराए मर्दों के साथ नहीं देख सकता। आखिर हमारे भी संस्कार है, हमारी भी संस्कृति है, तो मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता।
मैत्रेयी पुष्पा जी ने अपने वैवाहिक जीवन यात्रा में ऐसे अनेक तथ्यों को भोगा है, यानी विवाह के बाद और विवाह से पहले इस पुरुष प्रधान समाज ने मैत्रेयी पुष्पा के जीवन के रंग ढंग पर अनेक पहलुओं पर उंगली उठाई है। मैत्रेयी पुष्पा का साहित्यिक लेखन यानी साहित्यिक यात्रा जो है, मैत्रेयी पुष्पा को साहित्य के प्रति रुझान तो लगभग बचपन से ही था। वह जब छोटी थी तो वह बचपन से ही उसका साहित्य के प्रति रुझान था। उसे कविता पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। उन्हें तीसरी कक्षा से ही कविता पढ़ना अच्छा लगता था। जब वह तीसरी कक्षा में थी कविता पढ़ने का उसे बहुत शौक था। छोटी उम्र में ही अनेक ऐसे पत्र लिखने आरंभ कर दिए जिसे उधार पटाने वाले लोग पत्र पढ़कर उनकी माँ को स्वयं ही लगान के पैसे दे जाया करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो भूमि वह दे देती थी और खेती करने वाला कोई नहीं था। तो ऐसी स्थिति में मैत्रेयी पुष्पा की बेटे की कविताएं पढ़कर लगान वाले लोग स्वयं अपने पैसे दे जाया करते थे। मैत्रेयी जी ने वास्तविक रूप से साहित्यिक यात्रा का आरंभ विवाह के बाद ही किया। मैत्रेयी जी का प्रथम काव्य संग्रह लकीरें है, यानी सबसे पहले उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखा उसका नाम लकीरें है। उस काव्य संग्रह को छिपवाने का प्रयास किया गया। मैत्रेयी जी को लेखिका के रूप में पहचान दिलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा राजेंद्र यादव का। आधुनिक कलाकार, आधुनिक कथाकार डॉक्टर राजेंद्र यादव ने मैत्रेयी को उनके साहित्यिक यात्रा में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। उनके साहित्य को छपवाने में उनका साथ दिया, उनकी लेखन प्रतिभा को निखारने में और अपनी हंस पत्रिका के माध्यम से पाठक तक पहुंचाकर प्रसिद्धि दिलाने का पूरा श्रेय राजेंद्र यादव जी को ही जाता है। यानी राजेंद्र यादव जी ने अपने बलबूते पर मैत्रेयी जी के साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैत्रेयी पुष्पा जी जब इंटर में पढ़ रही थी उस वक्त उन्होंने बाड़े की औरतों के लिए नामक कविता लिखकर निम्न वर्ग की महिलाओं के प्रतिहीन भावनाओं और उच्च वर्गों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाली कुप्रथा का पर्दाफाश किया। मैत्रेयी पुष्पा जब इंटर में पढ़ रही थी तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, जिस कविता में उन्होंने उच्च वर्ग के लोगों द्वारा अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए निम्न वर्ग की स्त्रियों का जो उनके प्रति हीन भावना थी उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उसका पर्दाफाश किया गया। कविता अखबार में क्या छपी? मकान मालिक ने लेखिका को घर से बाहर निकाल दिया। यानी कविता में जो सच्चाई थी उसके आने पर मकान मालिक ने लेखिका को अपने घर से निकाल दिया। बाड़े के सभी लोग मैत्रेयी से मानहानि की बातें करने लगे। कविता अखबार में छपने के बाद जिस मकान मालिक के पास मैत्रेयी रह रही थी, मकान मालिक ने उसको अपने घर से निकाल दिया और उस पर मानहानि का केस करने की बातें करने लगे। लेखिका ने जब भी ईमानदारी से अपनी कलम को रफ्तार देने की कोशिश की तभी उसे बदनामी का सामना करना पड़ा। यानी जब जब उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई तब भी समाज के जो उच्च वर्ग हैं उन्होंने उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया और उन्हें बार बार बदनाम होना पड़ा। मैत्रेयी के काव्य से कथा के सफ़र में बेटी नम्रता का हाथ नजर आता है। यानी मैत्रेयी शुरू में कविताएं लिखती थी, काव्य लिखना उन्हें पसंद था, लेकिन कविता लिखने के बाद उनकी बेटी जो मंझली बेटी थी नम्रता, उन्होंने उनको कविता लिखने के लिए, कथा लिखने के लिए प्रेरित किया। कहानी लिखो मम्मी, कविता में आप खुद को विस्तार से व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि काव्य का क्षेत्र सीमित होता है। इसलिए वह कहती कि माँ आप कहानी लिखो और एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन के हर पहलू का वर्णन कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी कि आप कहानी लिखो। वह उसे एक घटना को स्मरण करवाते हुए कहती है, याद है हमारी स्कूल मैगजीन के लिए आपने कहानी लिखी थी। जब हमारी स्कूल मैगजीन छपती थी तब आपने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था हवेली।
लेखिका ने अपनी साहित्यिक यात्रा का शुभारंभ इस प्रकार किया और आज साहित्य जगत में अपनी विशेष पहचान बना चुकी है। यानी लेखिका अपनी साहित्यिक यात्रा का जो शुरुआत करती है अपनी पुत्री के कहने पर, और आज कथा लेखन में उन्होंने एक विशेष पहचान बना ली है। आधुनिक युग में एक विशेष सुप्रसिद्ध कथाकार के रूप में वो जानी जाती है। 1990 में स्मृति दंश नामक उपन्यास से लेखिका मैत्रेयी ने साहित्य जगत में पदार्पण किया। यानी जो उन्होंने 1990 में उन्हें स्मृति दंश उपन्यास प्रथम उपन्यास लिखा, जिसे उसमें साहित्य जगत में उनका प्रवेश हुआ। लघु उपन्यास स्मृति दंश को बाद में अगन पाखी नाम से फिर से लिखा गया। मैत्रेयी पुष्पा का कृतित्व, यानी उनके जो रचनाएं हैं, उपन्यास स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदन मम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, कस्तूरी कुंडल बसे, वही इसूरी फा। कहानियाँ हैं चिहनार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ। मैत्रेयी पुष्पा हमेशा से ही नारी के जीवन का वर्णन करने वाली रही है। नारी का जो शोषण होता है, नारी की जो उपेक्षा की जाती है, नारी की जो मनोदशा है, और आज के युग में नारी की जो स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, उससे मैत्रेयी पुष्पा का मन हमेशा कचोटता रहता है। और उन्होंने नारी विमर्श पर रचनाएं लिखी, नारी की स्थिति का वर्णन किया। उनकी प्रमुख नारी विमर्श पर लिखी गई रचनाएं हैं खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक नारी विमर्श, फाइटर की डायरी। उन्होंने 2 आत्मकथाएं लिखी हैं। प्रथम आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे, अपनी माँ के जीवन की, अपने जन्म से पहले अपनी माँ के जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में। और दूसरी आत्मकथा का नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया। नाटक है मंधा क्रांता। इस प्रकार मैत्रेयी पुष्पा ने अनेक रचनाएं लिखी, और इन्हीं अनेक रचनाओं के कारण उन्हें साहित्य जगत में विशेष पहचान मिली। मैत्रेयी पुष्पा की उपलब्धियाँ। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी लेखनी से, जिस बेबाकी से, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, स्पष्ट रूप से सबका सामना करते हुए, उच्च वर्ग का सामना करते हुए इस भ्रष्ट, अश्लील, पुरुष प्रधान समाज का चित्रण किया है। यानी समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसका हूबहू चित्रण किया है, यथार्थ से सबको अवगत कराया है, तथा नारी संबंधी समस्याओं को उजागर किया है, और साथ ही उनका निवारण भी अपनी लेखनी से व्यक्त किया है। यानी जो नारी की समस्याएं हैं, किस कारण नारी का शोषण हो रहा है, किस लिए वह शोषित है, किस प्रकार नारी सृष्टि का आधार होते हुए भी उसके साथ बदसलूक किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, और हर बार उसको ही जिम्मेवार ठहराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में नारी समस्याओं को उजागर करते हुए उनका निवारण भी उन्होंने अपनी लेखनी में व्यक्त किया है। इसी अनोखे लेखन को पाठकों ने सराहा है। पाठकों ने उनकी इसी खूबी को बहुत पसंद किया है। लेखन की सरल सुगमता, सौंदर्यता, फलस्वरूप उन्हें अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनको जो सम्मान मिले हैं, उनके पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य कृति सम्मान, जो हमारी साहित्यिक हिंदी अकादमी है, उसके द्वारा साहित्य कृति सम्मान। कथा पुरस्कार फैसला कहानी के लिए, जो हमारे पाठ्यक्रम में हम फैसला कहानी पढ़ेंगे, उसके लिए उन्हें कथा पुरस्कार मिल चुका है। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेमचंद सम्मान 1995 में मिला है ये, और ये उनकी किस रचना के लिए मिला है? बेतवा बहती रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेतवा बहती रही रचना के लिए 1995 में उन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया। इदन मम, जो उनका उपन्यास है, पर नजना गुड्डू तिरुमालवा पुरस्कार मिला है 1996 में, और यह पुरस्कार दिया उनको सास्वती संस्था बेंगलुरु ने। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वीर सिंह जूदेव पुरस्कार व कथा सम्मान उनको मिल चुका है।
साहित्य सम्मान हिंदी अकादमी पुरस्कार मिल चुका है दिल्ली द्वारा। सार्क लिटरेरी अवार्ड मिल चुका है उनको। दी हंगर प्रोजेक्ट पंचायती राज का सरोजनी नायडू पुरस्कार। दी हंगर प्रोजेक्ट पर पंचायती राज व्यवस्था का उन्होंने जो चित्रण किया है उस पर उन्हें सरोजनी नायडू पुरस्कार मिल चुका है। सुधा साहित्य सम्मान 2000 मिल चुका है उनको। हंसाक्षर ट्रस्ट और गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली द्वारा उनको सुधा साहित्य सम्मान पुरस्कार मिल चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा को मैत्रेयी पुष्पा की अनेक विख्यात रचनाओं पर उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इनकी प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं। सबसे पहले तो इनकी साहित्यिक विशेषता है कि मैत्रेयी पुष्पा जो है निडर है, साहसी है, समाज के ऊंच तबके का वह विरोध करती है, नारी के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाती है और उसे किसी प्रकार से वह घबराती नहीं। जब 90 के दशक में अन्य महिला कहानी लेखिकाएं नारी अस्मिता आंदोलन के रूप में संगठित होकर नारी विमर्श का नाम लेती हुई दिखाई देती है, वहीं मैत्रेयी पुष्पा स्त्री की नई छवि की रचना करती हुई दिखाई देती है। वे स्त्री मुक्ति की अवधारणा का स्त्री पुरुष के संबंधों व आर्थिक मुक्ति की सीमाओं को तोड़कर उसे राजनीतिक रूप से सशक्त स्त्री के रूप में प्रस्तुत करती है। यानी अन्य जो लेखिकाएं हैं वो सिर्फ अन्य महिला कहानी लेखिकाएं जब स्त्री के बारे में विचार विमर्श कर रही होती है, सोच रही होती है, नारी की अस्मिता के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए आंदोलन करने के लिए संगठित होती है, तो उस समय तक मैत्रेयी पुष्पा एक स्त्री को अपनी एक अलग छवि को प्रस्तुत करती है और स्त्री की मुक्ति की धारणा के लिए स्त्री पुरुष के संबंधों में आर्थिक मुक्ति की सीमाओं को तोड़कर उसे राजनीतिक रूप से सशक्त स्त्री के रूप में प्रस्तुत करती है। इससे पता चलता है कि वह कितनी साहसी है, निडर है। जब अन्य लोग ऐसा करने के बारे में सोच रहे होते हैं तब तक वह अपना स्थान प्राप्त कर चुकी होती है। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों की दूसरी प्रमुख विशेषता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। उन्होंने समाज का यथार्थ चित्रण किया है। अपने बचपन से लेके आज तक समाज में उसके साथ जो घटनाएं घटी है, बिना किसी लज्जा के, बिना किसी शर्म के उन्होंने उन घटनाओं को बेबाक रूप से स्वीकार किया है और लोगों के सामने नारी के साथ हो रहे अत्याचारों, उनके शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण आदि का खुलकर चित्रण किया है। तो मैत्रेयी पुष्पा का ये यथार्थवादी दृष्टिकोण उन्हें अन्य कथा लेखिकाओं से अलग रखता है। वसुमती जो उनका मुख्य पात्र है, वह पढ़ी लिखी औरत होकर भी भ्रष्टाचार का सामना नहीं कर पाती, अपने पति के सामने नहीं बोल पाती, और वहीं दूसरी ओर ईश्वरिया नामक स्त्री जो अनपढ़ होते हुए भी आज के समाज के भ्रष्ट शासन प्रणाली के सामने आवाज़ उठाती है। तो इन पात्रों के माध्यम से मैत्रेयी पुष्पा ने समाज का यथार्थवादी चित्रण किया है। इनकी कहानी कला की तीसरी प्रमुख विशेषता है लघु एवं चुस्त संवाद योजना। क्योंकि किसी भी कथा व कहानी को प्रभावी बनाने के लिए उस कथा व कहानी के संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद योजना द्वारा नाटकीयता करने में मैत्रेयी जी अत्यंत पटु है, चतुर है, और उसके संवाद पात्रों की मनोदशा एवं स्थिति के अनुसार है। मैत्रेयी पुष्पा जी की कथा लेखन की सफलता का एक प्रमुख आधार है उनकी भाषा शैली। कहानी कहने का ढंग ही कहानी पढ़ने व सुनने वाले को आकृष्ट करता है। यानी वह अपनी बात को किस प्रकार व्यक्त करती है, कैसे वह अपनी बात को दूसरों के सामने प्रस्तुत करती है, यह बात बहुत प्रभावशाली होती है, जिसे वह सुनने वाले और कहने वाले को आकृष्ट करता है। इसलिए कथा कहानी कला में भाषा शैली का अपना ही महत्व होता है। आज कहानी लेखन के लिए अनेक शैलियों का प्रयोग किया जा रहा है। मैत्रेयी जी ने अपनी कहानी कला को वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक आदि शैलियों से सजाया है। हम देखते हैं कि फैसला कहानी में मैत्रेयी जी ने वसुमती और ईश्वरिया के
चरित्रों का वर्णन करके किस प्रकार हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था, हमारा सामाजिक ढांचा सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, हम इस प्रकार देखते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा जो है एक सशक्त कहानीकार है, एक निडर, निष्पक्ष और समाज के उच्च तबके के लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली कथाकार है। हमारे देश की भ्रष्ट शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली आदि का वह खुलकर चित्रण करती है, विरोध करती है और इस प्रकार समाज को एक नया मार्गदर्शन देने में, समाज को एक नई दिशा देने में और समाज के लोगों के लिए मिसाल बनने में मैत्रेयी पुष्पा का महत्वपूर्ण योगदान है। आज स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए वह तत्पर है। जो स्त्रियां मानसिक और आर्थिक शोषण का शिकार हो रही हैं, उनकी आवाज़ बनकर, उनकी